जय हिंद प्यारे योद्धाओं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए जीके का एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूँ। मॉक टेस्ट संख्या 29 है। 28 मॉक टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो आज का मॉक टेस्ट भी हम स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए हुए। और इससे पहले अगर आपने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जीके में। तो चलिए, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के मॉक टेस्ट में। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? पहला प्रश्न कहा गया है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की थी? वर्ण लेखन मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। तो कि वर्ण लेखन की खोज करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जवाब होगा आपका स्वेट। ऑप्शन ए, स्वेट ने वर्ण लेखन की खोज की थी, याद रखना। अच्छा, वर्ण लेखन विधि में क्या होता है कि किसी मिश्रण में पदार्थों के अधिशोषण की क्षमता के आधार पर इसे पृथक किया जाता है। ठीक है, अधिशोषण के क्षमता के आधार पर हम नई नई चीज़ें इनसे बना सकते हैं। क्लियर? तो आप याद रखिएगा, वर्ण लेखन की खोज स्वेट ने की थी। नेक्स्ट है, जल में कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन है। दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? आपने चौक देखी है ना, चौक होती है या खड़िया जिसको बोलते हैं। तो जल में अगर आप चौक को डालेंगे तो वो कभी भी घुलेगी नहीं, है ना। जब नहीं घुलेगी तो दोनों चीज़ें अलग अलग प्रवृत्ति की हो गई। तो मतलब जल में कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन बिस्मांगी मिश्रण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बिस्मांगी मिश्रण। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको पता है कि विश्व जल दिवस कब होता है हर साल? तो आप याद रखना, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर, याद रखना। अच्छा, कभी क्वेश्चन आए कि पानी पीने से कितनी एनर्जी मिलती है, तो एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, हमारी बॉडी में पानी पीने से कोई एनर्जी नहीं मिलती है। जल पीने से कोई भी एनर्जी नहीं आती है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन जो होते थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए और तीनों ही कब हुए? दूसरा हुआ था 1931 में। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। पहला 1930 में, पहला जो हुआ था वो भी 1931 में हुआ, और तीसरा जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। और गोलमेज सम्मेलन किस शहर में हुए थे? तो लंदन में। गोलमेज सम्मेलन लंदन में होते थे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आप याद रखना, डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू जो थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ होते थे? तो लंदन में। तो आपसे पूछा गया था दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। अच्छा, आपको बड़ी मजेदार क्वेश्चन बताता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था, तो आप याद रखना, महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का जो लीड करने वाले व्यक्ति थे वो थे आपके महात्मा गांधी। तो ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आप इसको याद रखना। और महात्मा गांधी लंदन जो थे वो किस जहाज से गए थे? SS राजपुताना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी SS राजपुताना नाम के जहाज से लंदन गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? दोस्तों, यूनिवर्सल सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू होता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत लागू होता है। तो ये भी आप याद करना। समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ है सबके साथ एक समान व्यवहार को लागू करना। तो आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है और ये DPSP के तहत आती है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आती है। भारत में गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आर्टिकल 44 आज भी लागू है। तो आप याद रखिएगा, पहला राज्य गोवा है जहाँ पे अनुच्छेद 44 लागू किया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था समान नागरिक संहिता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? दोस्तों, शौकत अली और मोहम्मद अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, कब हुआ था ये? 1918 में हुआ था। 18 में हुआ था, फिर 19 में पूरी तरीके से फैल चुका था। तो ये आप याद रखना, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था इसके नेतृत्वकर्ता भारत में थे शौकत अली, मोहम्मद अली और साथ साथ गांधी जी भी। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, ये जो खिलाफत आंदोलन है इसके तार और किस देश से जुड़े हुए थे, तो आप याद रखना, तुर्की से। खिलाफत आंदोलन के तार तुर्की से जुड़े हुए थे। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि खलीफा के जो पद था ना, मुस्तफा कमाल पाशा जो थे, उन्होंने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया
और इसी के तरह क्या हुआ कि मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे, खलीफा जिनको कहा जाता था, उनके जब ये पद खत्म हो गया तो उसके खिलाफ ये जो आंदोलन था वो हुआ था। साथ साथ गांधी जी भी इसमें मतलब इन्वॉल्व हो गए थे, तो गांधी जी भी ने भी इसका मतलब लीड किया था। तो आप याद रखना, शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन की लीड क्या किया था, लीडरशिप की थी। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है इसकी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। और आप याद रखना इसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच एक विभाजित रेखा है, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा है रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो ये आप याद रखना। डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, तो डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और अमेरिका के बीच। अच्छा, 24वीं समांतर रेखा तो ये आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच ही आती है, ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों आपको पता है कि चीन जो है चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो आप याद रखना रेनमिनबी। चीन की मुद्रा का नाम है रेनमिनबी, आपसे पूछा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा। और चीन में जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? पिंग पोंग। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, पिंग पोंग इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था भारत चीन के बीच कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट, हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों चार मीनार हैदराबाद में है और इसका निर्माण 1591 में करवाया गया था। किसके द्वारा? कुली कुतुब शाह के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कुली कुतुब शाह। क्या आपको पता है कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी। और भारत में हैदराबाद को पर्ल सिटी कहा जाता है, पर्ल मतलब मोती। तो मोतियों का शहर किसको कहा गया है? हैदराबाद को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन के सम्राट या राजा कौन थे? तो वो थे जॉर्ज सिक्स थे, ठीक है। अच्छा, भारत कब आज़ाद हुआ था? देखो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या विधेयक जो पास हुआ 18 जुलाई 1937 को पास हुआ था ब्रिटेन की संसद से। और भारत जब फाइनली आज़ाद हुआ वो डेट थी 15 अगस्त 1947। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे भारत की आज़ादी के समय? जॉर्ज सस्टम थे, क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में सर्वप्रथम जजिया लागू करने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों जजिया लागू करने वाला शासक कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। सबसे पहले जजिया लागू करने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है। जजिया जो है एक प्रकार का टैक्स होता था, ये भी आपको याद रखना है, जो गैर मुस्लिम जनता से लिया जाता था। किसके नाम पे? सुरक्षा के नाम पे। तो जजिया लगाने वाला शासक है मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत को दक्षिण भारत भी बोलते हैं हम। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और अनाईमुड़ी जो है ना ये केरल में आती है, ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी का जरूर नाम याद रखिएगा, अन्नामलाई। तो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है अनाईमड़ी, और ये दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है जो नीलगिरी में आती है। तो ये भी आपको याद रखना है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, क्लियर। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। तो क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा गया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी वो अनाईमुड़ी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति बहुत इजी क्वेश्चन है, भारत में ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन। क्या आपको पता है कि श्वेत क्रांति का एक और घटक है जिसको ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड भी श्वेत क्रांति का एक घटक है, ये भी आप याद रखिएगा। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक या भारत का मिल्क मैन भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब होता है तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है, क्लियर, याद रखना, 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। अच्छा आपको पता है कि दूध जो है वो किस प्रकार का होता है? कोलाइड। तो दूध पायस होता है, पायस मतलब इमल्सन होता है, ठीक है। तो आप याद रखना दूध किस प्रकार का कोलाइड है, तो दूध इमल्सन होता है। और आप याद रखें कि दूध में कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोस होती है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोस, क्लियर। तो आपसे पूछा गया था श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन संबंधित है, नीली क्रांति आप जानते हैं मछली उत्पादन से, और सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपसे पूछा गया है, दोस्तों सही जवाब होगा कोचीन।
कोचीन सबसे विस्तृत बंदरगाह है भारत का, और कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। केरल में आता है अरब सागर की रानी, किस बंदरगाह को कहा गया है, तो कोचीन को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो विशाखापत्तनम है ये कैसा बंदरगाह है, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम सबसे गहरा है, और सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह कौन सा, वो कोचीन है। क्लियर, याद रखिएगा, अरब सागर की रानी कोचीन बंदरगाह को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है, और ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 25 जनवरी। क्यों, क्योंकि 25 जनवरी को 1950 में 25 जनवरी 1950 में भारत का निर्वाचन आयोग बना था, भारतीय निर्वाचन आयोग। और भारतीय निर्वाचन आयोग का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 324। तो ये आप याद रखना, आर्टिकल 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग की बात की गई है, और भारत का निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को बना था, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है, तो आप याद रखना, वोट डालने का अधिकार आपका एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, संवैधानिक अधिकार है वोट डालने का अधिकार। क्लियर, पूछा जाए तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था। तो दोस्तों जब सिकंदर का हमला होता है तो भारत में किसका शासन है, वो है आपके नंद वंश का, ठीक है, नंद वंश का शासक है उस समय घनानंद। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों अंकोर वाट मंदिर दुनिया का एक 8वां अजूबों के रूप में स्थापित हुआ है। तो अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने, सूर्यवर्मन द्वितीय। और ये जो अंकोर वाट का मंदिर है किस देवता को समर्पित है, तो ये है आपका विष्णु को, ठीक है, विष्णु को समर्पित है। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों चलो मंदिरों के बारे में बात करेंगे जब क्लास खत्म हो जाएगी, तो मैं आपको 2 फैक्ट बताऊंगा। चलिए बात करते हैं अभी आगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 16, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी नहर जोड़ती है। तो दोस्तों अटलांटिक को प्रशांत से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन बी पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है, स्वेज नहर, ये बहुत आता है एग्जाम में, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है स्वेज नहर। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जाता है तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार रखता है, क्या कहलाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर को हम क्या बोलते हैं, जिसको मतलब जो सिलिकॉन से बना होता है, तो सिलिकॉन से बनी होती है चिप। कंप्यूटर की जो चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 18, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है। दोस्तों अरावली और विंध्या के बीच अगर हम बात करें तो वो पठार है आपका मालवा का पठार, ऑप्शन सी मालवा का पठार अरावली के और विंध्याचल पर्वत के बीच आता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी गुरु शिखर, राजस्थान में आती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और अरावली ये सबसे पुराना पर्वत है, ठीक है। अरावली पर्वत जो है ये प्राचीन पर्वत का उदाहरण है, और ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है सद्भावना पीक। तो सद्भावना पीक ये विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, और अरावली की गुरु शिखर है। क्लियर, आपसे पूछा गया था कि अरावली और विंध्या के बीच में मालवा का पठार है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ों में निवास करते हैं उनको क्या कहा जाता है। दोस्तों दलहनी पौधों की जड़ों में निवास करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनका एक फ़ायदा क्या है कि वो मिट्टी में नाइट्रोजन को बांधे रखते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और नाइट्रोजन जो क्या होता है, नाइट्रोजन पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व है। तो मतलब क्या है कि दलहनी पौधों की जड़ों में जो जीवाणु रहते हैं वो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी कभी भी नहीं होने देते। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा जीवाणु है जो दलहनी पौधों की जड़ों में रहता है, वो है राइजोबियम। तो राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन को बांधे रखता है, ठीक है, याद रखिएगा राइजोबियम। अच्छा दोस्तों ऐसा ही एक जीवाणु ना अभी एक खोजा गया जिसका नाम है पोन्टोइया टैगोरी, झरिया जो खदान है वहाँ पे खोजा गया पोन्टोइया टैगोरी। तो ये भी आप याद रखना कि पोन्टोइया टैगोरी क्या था, एक जीवाणु है। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी झील है आपकी कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे गहरी झील, वो है बैकाल झील,
गहरी झील की अगर बात करें तो वो है वैकाल झील, और बड़ी झील की बात करें तो कैस्पियन सागर। और एक आपने नदी सुनी होगी ना, बोलगा नदी, तो बोलगा नदी कैस्पियन सागर में तो गिरती है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? दोस्तों वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है और इसकी मुद्रा है बोलीवर। ऑप्शन सी, वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवर है और इसकी राजधानी क्या है? कराकास। कराकास, तो ये भी आपको याद रखना है, कराकास वेनेजुएला की राजधानी है। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पीसो किसकी मुद्रा है, तो पीसो जो है ये अर्जेंटीना की मुद्रा है। क्लियर, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया तो वेनेजुएला की बोलीवर मुद्रा है। नेक्स्ट है, बाल्टिक राज्य में कौन सा शामिल नहीं है? दोस्तों बाल्टिक देश या बाल्टिक राज्य उन देशों को कहा जाता है जिनकी सीमा बाल्टिक सागर से लगती है। तो बाल्टिक सागर से एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया तीनों लगते हैं, लेकिन पोलैंड पोलैंड बाल्टिक देश नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अच्छा, क्या आपको पता है कि पोलैंड की मुद्रा जलोटी है? पोलैंड की मुद्रा जलोटी, और इसकी राजधानी को वॉर्सा कहा जाता है। ठीक है, वॉर्सा, पोलैंड की राजधानी वॉर्सा और इसकी मुद्रा जलोटी। कौन सा देश नहीं है? तो पोलैंड नहीं है। बाकी एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये बाल्टिक देश हैं। नेक्स्ट है, सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? तो दोस्तों सेरिब्रम की अगर हम बात करें, फोर ब्रेन्स को कहा जाता है, ये जो है वो आपके अग्र भाग में पाए जाएंगे। सेरिब्रम को अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। क्लियर, याद रखना। दोस्तों क्या आपको पता है कि मस्तिष्क की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। मस्तिष्क की इकाई न्यूरॉन होती है, मतलब न्यूरॉन जो है हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूरोलॉजी क्या है, तो मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है? देखो सर, अगर हम बात करें बच्चों, तो बजट जैसा कोई भी शब्द हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन फिर हम इसको व्यवहारिक रूप से मान लेते हैं कि बजट से संबंधित है। तो आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है, जो व्यवहारिक रूप से बजट के रूप में प्रचलित हो गया है। तो आप याद रखिएगा कि सरकारी बजट का आर्टिकल कौन सा है, वो है 112। क्लियर, याद रखना। और बजट शब्द किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, और ये जो बजट शब्द है इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छऊ किस राज्य की नृत्य शैली है? तो दोस्तों छऊ जो है ना, ये भारत में किसी एक राज्य का नृत्य नहीं है। छऊ झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तीन राज्यों में किया जाता है। तो इसमें कौन सा आंसर है आपका? वो है आपका झारखंड। बाकी छत्तीसगढ़ में भी होता है छऊ, और उड़ीसा में भी छऊ होता है। उड़ीसा का छऊ मयूरभंज छऊ है, झारखंड का छऊ सरायकेला छऊ है, और पश्चिम बंगाल का छऊ पुरुलिया छऊ है। तो ये आप याद रखिएगा, छऊ नृत्य तीन राज्यों में होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए गोवा, तो गोवा का सबसे फेमस डांस दक्खनी, आप याद रखिएगा, दक्खनी। दक्खनी कहाँ का डांस है? तो गोवा का है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? वो है MS स्वामीनाथन, और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1966-67 में। ऑप्शन बी। अच्छा, क्या आपको पता है कि हरित क्रांति का एक नाम और भी है? HYBP। HYBP मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, तो ये आप याद रखिएगा, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ये HYBP यानी कि हरित क्रांति का दूसरा नाम है। ठीक है, MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बना था? पंतनगर में बना था। पंतनगर उस टाइम पे यूपी में था, अभी ये उत्तराखंड में है। तो भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में बना था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 27, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों त्रिपुरी संकट क्या था? देखो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस जो थे इनके मतभेद बढ़े गांधी जी के साथ, तो इन्होंने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया। और जब कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया तो कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, इसी को हम बोलते हैं त्रिपुरी संकट। और त्रिपुरी संकट के बाद में किसको अध्यक्ष चुना गया था? तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, टेम्परेरी अध्यक्ष बनाए गए थे कुछ समय के लिए राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरी संकट, ये भी आप याद रखें, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है इन्हें भारत का अजात शत्रु कहा जाता है, और इनकी एक किताब है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो राजेंद्र प्रसाद की किताब है इंडिया डिवाइडेड, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, ओबरा
ताप विद्युत गृह को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों ओबरा जो थर्मल पावर स्टेशन है ये आपका सोनभद्र में है, और इसको जो कोयला मिलता है वो सिंगरौली से मिलता है, सिंगरौली क्षेत्र से मिलता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों उत्तर प्रदेश में मिड डे मील की शुरुआत होती है 1995 में। ऑप्शन डी इसके सही जवाब है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मानव विकास सूचकांक प्रति वर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों अगर हम बात करें मानव विकास सूचकांक की तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन बी। और सबसे पहली बार कब आया था? 1990 में। 1990 में मानव विकास सूचकांक दिया गया था। ठीक है, अच्छा मानव विकास सूचकांक किसकी देन है? तो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक के द्वारा ये जो मानव विकास सूचकांक है इसकी अवधारणा दी गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, स्वीडन की संसद का नाम क्या है? दोस्तों स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडॉग, ऑप्शन ए। स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडॉग है, ये आपसे पूछा जाता है। स्पेन की संसद को कॉर्टेस कहा जाता है, जापान की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, और मालदीव की संसद को मजलिस कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा मजलिस, मालदीव की संसद। तो आपसे पूछा गया था स्वीडन, तो स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडॉग है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो दोस्तों आपको याद रखना है वो है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों क्रिकेट के पिच की लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई होती है 20.12 मीटर या 22 गज हम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछे कि क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश है तो इंग्लैंड, क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है, ये भी आपको याद रखना। और क्रिकेट के लिए संस्था कौन सी है? आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2030 तक, ऑप्शन बी। याद रखिएगा ऑप्शन बी। क्या आपको पता है कि भारतीय रेलवे का जनक कौन है? डलहौजी। भारत में रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 35, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव पुरस्कार 2023 में बेस्ट फिल्म पुरस्कार का अवार्ड किसे मिला? तो दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड जो हुए थे 2023 में, सबसे बेस्ट फिल्म थी द कश्मीर फाइल, ऑप्शन बी, द कश्मीर फाइल, ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मकतूम ने अल मिनहाज शहर का नाम बदलकर किस शहर के नाम पर रखा है? दोस्तों अल मिनहाज शहर का नाम जो रखा वो हिंद शहर के नाम पर रखा है, ऑप्शन ए, हिंद शहर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खुला है? तो भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज बना कहाँ पर? गोवा में। ठीक है, जुआरी नदी कहाँ पर है? गोवा में तो बहती है, गोवा। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा की भाषा क्या है? कोंकणी। पणजी और कोंकणी इसकी भाषा है, राजधानी पणजी है। और गोवा में ना एक बंदरगाह है, कौन सा? मार्मुगांव बंदरगाह, ये भी आप याद रखना। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? दोस्तों 26 जनवरी 2023 को 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ठीक है, इस साल हम 75वां मनाएंगे। नेक्स्ट है, विश्व में कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इंटरनेट का जनक पूछा है, तो इंटरनेट का जनक है बिंटन सर्फ, ऑप्शन ए, बिंटन सर्फ। चार्ल्स बेबेज ये कंप्यूटर के जनक हैं, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं और बिंटन सर्फ इंटरनेट का जनक है। नेक्स्ट है, वाहन चलाना ड्राइविंग कोई अपराध नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना इनमें से आप क्या भरेंगे कि किसके बिना वाहन चलाना अपराध नहीं है? तो आप याद रखिएगा बिना इमोबिलाइज़र के वाहन चलाना अपराध नहीं है, मतलब सही जवाब आपका ऑप्शन बी, इमोबिलाइज़र। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज के मॉक टेस्ट में 40 प्रश्न हमने इनका अभ्यास किया। ये सेशन आपको मज़ेदार लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। मिलता हूँ अगले मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।